साथियों नमस्कार। हम राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज की इस कक्षा में हम जो राजस्थान के विभिन्न दुर्ग हैं उन दुर्गों में से रणथंभौर दुर्ग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। लेकिन जब हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम इसको अवधारणात्मक रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस कक्षा में हम इस दुर्ग से जुड़े हुए किन किन आयामों को हम छूने का प्रयास करेंगे, किन किन संबंधों का हम अध्ययन करेंगे, तो वो स्लाइड में आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे इस दुर्ग की भौगोलिक स्थिति। इस दुर्ग का क्या सामरिक महत्व रहा है, इसके निर्माता कौन है, इसे किन किन नामों से जाना जाता है, यहाँ कौन कौन से स्मारक हैं। स्मारक मतलब जैसे प्रवेश द्वार हो गए, महल हो गए, छतरियां हो गई, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, जलकुंड हो गए, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे जब इस दुर्ग का निर्माण हुआ और आजादी तक इस दुर्ग से जुड़ी कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, किस किस वंशों के इस दुर्ग पर अधिकार रहा है, वो बात देखेंगे। और अंत में आर.एस. मेंस के नजरिए से हम एक पॉइंट देखेंगे इस दुर्ग की विशेषताएं। जब हम ये सारे टॉपिक पढ़ लेंगे तो शायद हमारे इस दुर्ग से जुड़ी हुई कोई चीज अधूरी नहीं रहेगी। सबसे पहले हम इस दुर्ग की अवस्थिति को देखेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर वर्तमान काल की बात करेंगे तो ये दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की दो पहाड़ियां हैं जिसको हम रण तथा थम के लिए स्तंभ शब्द भी आता है, नामक दो पहाड़ियों पर जो दुर्ग बना हुआ है उस दुर्ग को ही रणथंभौर नाम से जाना गया है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो एक तो रण पहाड़ी है और दूसरी थंब पहाड़ी है, इसके लिए स्तंभ शब्द भी इस्तेमाल किया हुआ है। इन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण इस दुर्ग का नाम क्या हो गया, रणथंभौर हो गया। हालांकि यह भी माना गया है जैसे कि जो दो पहाड़ी है रण और थम, इनमें से जो थम पहाड़ी है इस पर ये दुर्ग है, जबकि जो रण पहाड़ी है वो थोड़ी सी इस दुर्ग के नीचे की ओर है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना कि जो ये रण और थम दो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों पर ये दुर्ग आपके स्थित है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और पहाड़ियों के नाम के कारण ही इस दुर्ग का नाम आपके रणथंभौर हुआ। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ तस्वीरें लगाने का प्रयास किया है जो रणथंभौर दुर्ग से आपके जुड़ी हुई है। अगली बात करेंगे इस दुर्ग की भौगोलिक विशेषताएं। तो सबसे पहले आप सब जानते हैं जो आचार्य शुक्र है, आचार्य शुक्र ने अपनी पुस्तक शुक्र नीति में जितने भी दुर्ग हैं उन सभी को 9 वर्गों में आपके परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्हें 9 दुर्गों की श्रेणी में ही 2 श्रेणियां आती, गिरि दुर्ग और वन दुर्ग। गिरि दुर्ग से तात्पर्य है कि वह दुर्ग जो किसी पर्वत या किसी पहाड़ी पर बसा हुआ है, और वन दुर्ग से तात्पर्य हो गया वह दुर्ग जिसके चारों ओर आपके सघन वन हो। हम ये सब जानते हैं कि जो रणथंभौर का दुर्ग है इस दुर्ग में ये दोनों प्रकार विशेषताएं पाई जाती है। रणथंभौर के दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है और वन दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। अगले अगर हम इसकी भौगोलिक विशेषता बात करेंगे तो ये आपके दिल्ली के निकट है। जैसे कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, दिल्ली उस समय भारत की एक प्रकार से केंद्रीय बिंदु था और दिल्ली से सबसे नजदीक सबसे बड़ा दुर्ग यही आता था। और इस दुर्ग की सबसे महत्वपूर्ण और खास बात यह थी कि जब हम मालवा से मेवाड़ की ओर जाते हैं और फिर मेवाड़ से गुजरात की ओर जाते हैं तब यह दुर्ग मध्य में पड़ता है। जैसे मान लीजिए मालवा है और मालवा से आप जब मेवाड़ की ओर जाएंगे तो बीच में रणथंभौर का दुर्ग आएगा, और फिर मेवाड़ से गुजरात की ओर जाएंगे तो हमें इस दुर्ग से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो आपके स्थान हैं इनके मध्य में स्थित होने के कारण इस दुर्ग की आपकी जो भौगोलिक विशेषता है, सामरिक महत्व है, अपना भी बढ़ जाता था। और इस वजह से भी हम देखते हैं कि जब भविष्य में जब कई सारे राजवंश भारत आते हैं या भारत में जिन राजवंश ने शासन किया है उन सभी ने कहीं ना कहीं कभी न कभी इस दुर्ग पर आपके अधिकार करने का प्रयास किया है। विभिन्न सारे राजवंशों ने समय समय पर इस दुर्ग पर हमले किए हैं। लेकिन जो इसकी भौगोलिक विशेषताएं हैं, इस दुर्ग की सामरिक महत्वता है, उसको रेखांकित करने के लिए समय समय पर कई सारे विद्वानों, कई सारे इतिहासकारों ने अपनी काव्यात्मक शैली के माध्यम से इसकी विशेषताओं को रेखांकित करने का प्रयास किया। जैसे आपके अबुल फजल ने कहा था कि राजस्थान के अन्य दुर्ग नंगे हैं किंतु ये दुर्ग बख्तरबंद है। मतलब ये हो गया कि जो ये रणथंभौर का दुर्ग है ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अबुल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग उस अंतर्यामी शिवजी की तरह है जो सब कुछ देख सकता है पर स्वयं दिखाई नहीं देता। यानी अगर आप देखेंगे तो पहाड़ियों से घिरे होने के कारण दूर से कहीं पर भी दुर्ग आपको नजर नहीं आएगा। तो एक प्रकार से प्राकृतिक सुरक्षा दीवार से घिरे होने के कारण अबुल फजल ने इसकी विशेषताओं को इन शब्दों में रेखांकित किया है।
जो हमारे गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब है, उन्होंने भी कहा था कि ये दुर्ग अंडाकृति वाले ऊंची पहाड़ी पर है, जिसे कुदरती दीवार सुरक्षित करती है। यहाँ पर कुदरती दीवार का मतलब हो गया, एक तो इसके आपके चारों ओर पहाड़ियां हैं और ये वन से भी आपके घिरा हुआ है। तो नाथावतों का इतिहास है, उसमें भी ये कहा गया कि ये दुर्ग शिव पिंड पर रखे बील पत्थर की भांति सुशोभित होता है। तो हम यहाँ पर अबुल फजल के कुछ वक्तव्य देख पा रहे हैं, ओझा जी के वक्तव्य देख पा रहे हैं, और नाथावतों के इतिहास में किस प्रकार इस दुर्ग के सामरिक महत्व को और भौगोलिक विशेषताओं को रेखांकित किया है, वो हमने यहाँ पढ़ा है। अब वनडे एग्जाम में इन वक्तव्यों, इन कथनों के कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब हम इस दुर्ग के निर्माता के बारे में जानकारी ले लेते हैं। लोक मान्यता यह है, और अधिकांश विद्वान इस मत पर आपके एक मत भी है, कि 994 ईस्वी सन में जो रणथंभन देव थे, इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को कई सारे उपनाम से भी जाना जाता है, जैसे इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है रंतेपुर। रंतेपुर का मतलब हो गया रण की घाटी में स्थित नगर। इस दुर्ग के लिए रणस्थंभपुर भी नाम इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमीरासो है उस ग्रंथ में इस दुर्ग के लिए रण स्तंभपुरा जिस शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे इस दुर्ग में स्थित स्मारक। आप देखेंगे राजस्थान के जो अधिकांश दुर्ग होते हैं उनमें हमें कई सारे स्मारक नजर आते हैं। ठीक उसी प्रकार जो आप रणथंभौर का दुर्ग है, इसमें हमें कई सारे प्रवेश द्वार नजर आएंगे, कहीं महल नजर आएंगे, विभिन्न प्रकार के जलाशय जलकुंड नजर आएंगे, मंदिर नजर आएंगे, मस्जिद बनी हुई नजर आएगी, और इसमें कुछ छतरियां भी बनी हुई है। तो हम एक एक करके जितने भी इस दुर्ग में स्थित स्मारक हैं उनका पढ़ने का प्रयास करेंगे, और वनडे एग्जाम में इनसे कई सारे परीक्षा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके प्रवेश द्वार। अगर हम प्रवेश द्वार की बात करेंगे तो इस दुर्ग के लिए हमें 5 प्रकार के प्रवेश द्वार नजर आते हैं, जैसे नौलखा दरवाजा, हाथीपोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोली दरवाजा। इस दरवाजे को अंधेरी दरवाजा भी कहा जाता है। अब कई बार परीक्षा में क्या होता है, एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवेश द्वार रणथंभौर दुर्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। तो वहां पर उस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए कम से कम हमें यह पता होना चाहिए कि इस दुर्ग से जुड़े हुए कौन कौन से प्रवेश द्वार हैं, उनके कौन कौन सा हमें नाम नजर आते हैं। तो इस प्रकार से सारे सारे प्रवेश द्वार भी आपको ज्ञात होना चाहिए। अगर हम महलों की ओर जाएं तो इस दुर्ग में हमीर महल, रानी का महल और हमीर की कचहरी। हमीर की कचहरी वो स्थान है जहां राणा हमीर देव चौहान आपके विशेष प्रकार के जो आपके न्याय करते थे, जहां पर कई सारे विवादों को शांत करने का प्रयास किया जाता था, लोगों से अपीलें सुनी जाती थी। तो जो स्थान था उस स्थान के लिए हमीर की कचहरी शब्द का इस्तेमाल आया हुआ है। सुपारी महल, जौहर महल, बादल महल और जोरा बोरा महल। जोरा बोरा महल मतलब वो हो गया स्थान जहां जो एक प्रकार का भूमिगत तहखाना है, जहां पर विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्र या फिर हम कह सकते हैं कि खजान रखा जाता है, उसको बोलते हैं जोरा बोरा महल। तो जो ये हमीर महल है, रानी का महल है, हमीर की कचहरी से संबंधित महल है, सुपारी महल है, जौहर महल है और बादल महल है। आप ध्यान रखेंगे कि बादल महल कई सारे हमें दुर्ग में नजर आते हैं। हम एक अलग से कक्षा लेंगे जिसमें हम राजस्थान के जितने भी बादल महल है उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको एक बार ही ध्यान रखना है कि इस दुर्ग में कौन कौन से महल अवस्थित हैं, कौन कौन से महल स्थित हैं, तो वो आपको नाम थोड़े से ज्ञात होने चाहिए। अगर हम इस दुर्ग में स्थित जलकुंड की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर सागर तालाब, पद्मला तालाब, रानीहार तालाब, जंगाली तालाब और रानी तालाब जैसे हमें जलाशय जलकुंड नजर आते हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पद्मला तालाब है, क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे, जब अलाउद्दीन खिलजी का हमला हुआ था तब जो हमीर देव चौहान है, हमीर देव चौहान की जो पत्नी है रंग देवी और जो पुत्री है आपके देवल देवी, उन दोनों ने इसी पद्मला तालाब में आपके जोहर किया था, जिसको हम राजस्थान का जल जोहर के नाम से जानते हैं। तो ये जो पद्मला तालाब है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम आगे बात करेंगे इस दुर्ग में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, तो इस दुर्ग में हमें लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर नजर आता है और इतिहास प्रसिद्ध मंदिर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जिसकी तस्वीर मैंने यहाँ लगाई है, वो मंदिर भी इस दुर्ग में आपके स्थित है। अगर हम मस्जिद की ओर जाएंगे तो पीर सदरुद्दीन जी की जो दरगाह है वो भी आपके इस दुर्ग में बनी हुई है। अगर हम छतरियों की बात करेंगे तो यहाँ पर एक छतरी है आपके अधूरा स्वप्न छतरी। अब इसका नाम अधूरा स्वप्न क्यों पड़ा है, तो ऐसा माना गया है जो रानी कर्मावती है, जो राणा सांगा की पत्नी थी, उन्होंने इस छतरी का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो इस छतरी को पूर्ण नहीं करा पाई, इसलिए छतरी को बोलते हैं अधूरा स्वप्न छतरी। दूसरी छतरी जो है वो 32 खंभों की छतरी। राणा आपके हमीर देव चौहान है, हमीर देव चौहान के जो आपके पिताजी थे जैतर सिंह, जिन्होंने 32 वर्ष तक शासन किया था,
तो 32 वर्ष शासन किया है। तो उसकी याद में जेत सिंह के पुत्र हमीरदेव चौहान ने जो छतरी बनाई है, उस छतरी को बोलता है आपके 32 खंभों की छतरी। इस छतरी के लिए न्याय की छतरी जो शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जेत सिंह की 32 खंभों की छतरी किस प्रकार से बनी हुई है। इस प्रकार से हमने इस दुर्ग में स्थित छतरियां, मंदिर, मस्जिद, जलकुंड, महल और प्रवेश द्वार, इन सब का हमने अध्ययन कर लिया है। रणथंभौर दुर्ग की ऐतिहासिकता। इस पॉइंट से तात्पर्य हो गया कि जब ये दुर्ग निर्मित हुआ और आजादी तक इस दुर्ग से जुड़ी हुई कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इस दुर्ग पर किन किन वंशों ने अधिकार किया है, वे सारी बातें हम इस विषय वस्तु में पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं मध्यकाल में एक हमारे विदेशी आक्रांता आए थे मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी जिनका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी की आपकी विजय हो जाती है। इन्हीं पृथ्वीराज चौहान के आपके पुत्र थे गोविंदराज, जिन्होंने मोहम्मद गोरी और उनके बाद आने वाले जो शासक थे उनके समय एक सामंत शासक के रूप में इस रणथंभौर के क्षेत्र पर आपके शासन किया था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने भी इस दुर्ग पर अपना अधिकार रखा था। लेकिन ये दुर्ग जो सबसे अधिक जाना जाता है वह हमीरदेव चौहान। ये दुर्ग हमीरदेव चौहान की आन बान और शान के लिए जाना जाता है, जिन्होंने 1282 से लेकर 1301 के मध्य इस दुर्ग पर अपने शासन किया था। अगर हम हमीरदेव चौहान की बात करेंगे तो इनका जो सबसे लंबा संघर्ष हुआ था सुल्तान के साथ, उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। आप इस बात से भी भली भांति परिचित है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के कई सारे दुर्गों पर आपके अधिकार किया था, और उन्हीं में से एक दुर्ग था आपके रणथंभौर का दुर्ग। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से पहले भी इस दुर्ग पर आपके सल्तनत काल से आपके हमले होते हैं, और उन्हीं में से एक हमला हुआ था आपके जलालुद्दीन खिलजी का। सन 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आपके हमला करने का प्रयास किया था, लेकिन वो इस दुर्ग को जीत नहीं पाए। उन्होंने झैन पर तो अधिकार कर लिया, और जब झैन पर अधिकार किया जलालुद्दीन खिलजी ने, तब हमीरदेव के जो सेनापति थे वो गुरदास सैनी थे, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी झैन दुर्ग पर तो अधिकार कर पा रहे हैं, लेकिन वो रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाए। जब वो रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाए तो आत्मसंतुष्टि के लिए उन्होंने एक वक्तव्य कहा था कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को भी मुसलमानों से एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो जो ये कथन है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किसने कहा है और किसके संदर्भ में कहा है। तो ये कथन आपके जलालुद्दीन खिलजी ने तब खिसियाकर कहा था जब वह आपके रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाए। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी तो इस दुर्ग को नहीं जीत पाए। जलालुद्दीन खिलजी के बाद आने वाले अगले जो आपके सुल्तान थे, जो शासक थे, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इस ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग को जीतना चाहते थे। हम यहाँ पर इतिहास की दृष्टि से बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब इतिहास की दृष्टि से बात करेंगे तो इस दुर्ग को हम पूरा भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम यहाँ पर जानने की प्रयास करेंगे कि आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर हमला क्यों किया। तो यहाँ पर हमें कुछ कारण नजर आ रहे हैं। जैसे जो जियाउद्दीन बरनी है, वे कहते हैं कि हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स नहीं चुकाया, और उस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर हमला किया। दूसरी बात हमें नजर आ रही है कि रणथंभौर अपने आप में सामरिक दृष्टि का स्थान है। जब हम मालवा से आपके मेवाड़ और गुजरात की ओर जाते हैं तो इसी दुर्ग से होकर गुजरना पड़ता है, और ये दिल्ली के निकट भी स्थित है। तो दिल्ली के निकट इतने बड़े दुर्ग को जीतना भी आवश्यक है। अलाउद्दीन खुद विस्तारवादी नीति का था। वो अधिकांश समय इस बात की ओर सोचता था कि कैसे मैं अन्य क्षेत्रों को जीतकर अपना अधीन कर लूं। परंपरागत शत्रुता। अलाउद्दीन खिलजी से पहले भी जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतने का प्रयास किया था, हालांकि वो असफल हो गए। उस असफलता के दाग को मिटाने का प्रयास अलाउद्दीन खिलजी कर रहे हैं। एक ऐसा माना गया है कि एक जब घटना घटित हुई थी कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब रणथंभौर से होकर गुजर रही थी, तब वहां पर जो उनके दो सेना के अधिकारी थे, ये महमूद शाह और केहुब्र, इन दोनों ने सेना के अंदर विद्रोह करके और कुछ अस्त्र शस्त्र और कुछ आपकी खजाना लूट कर वो आपके सेना को छोड़कर, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को छोड़कर आपके रणथंभौर को चले गए, जहां पर हमीरदेव चौहान ने उनको शरण दी। अब ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान से मांग की कि आप इन दोनों जो आपके विद्रोही नेता है, इनको वापस मुझे सौंप दीजिए, क्योंकि हमीरदेव चौहान अपने शरणागत वात्सल्य के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार जो व्यक्ति हमीरदेव चौहान की शरण में आ गया है, हमीरदेव चौहान तब तक उसकी रक्षा करेगा जब तक वो जीवित है। और अपनी इसी नीति की वजह से हमीरदेव चौहान ने इन दोनों मोहम्मद शाह और केहुब्र को वापस लौटाया नहीं। तो ये भी इन दोनों के बीच में टकराव का कारण है। एक पक्ष ये कहता है
कि अलाउद्दीन खिलजी की एक आपके मराठा बेगम थी, जिसका नाम था चिमना बेगम। और चिमना बेगम और मोहम्मद शाह के मध्य नाजायज संबंध थे और ये दोनों मिलकर अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करना चाहते थे। ये बात हमें हमीरहट से पता लगती है। और चूंकि मोहम्मद शाह अब आपके हमीरदेव चौहान के दरबार में चला गया है, तो मोहम्मद शाह और उस शरण देने वाले आपके हमीरदेव चौहान दोनों से बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर दुर्ग पर आपके हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला हमला हुआ था वह सन 1299 में हुआ था। आप ध्यान रखेंगे इस हमले में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी नहीं आया है। अलाउद्दीन खिलजी के जो आपके सेनापति थे उल्लू खां, नुसरत खां और अल्प खां, इन तीनों को रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजा गया। जब ये तीनों सेनापति यहाँ आए हैं तो उस समय हमीर के दो सेनापति थे, धर्म सिंह और आपके भीम सिंह। उन्होंने आपके इस हमले का आपके सामना किया है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो जब हमला हुआ था तो इस हमले में अल्प खां द्वारा भीम सिंह की हत्या कर दी गई थी। और जब नुसरत खां किले के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था तो एक विस्फोट में ये नुसरत खां भी आपके मारा गया। अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी जिसमें सवाल पूछा गया था कि रणथंभौर दुर्ग पर हमला करते समय अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु हो गई थी, तो आपके नुसरत खां हो जाएंगे। और लेकिन आप एक बात और ये ध्यान रखेंगे कि जब ये 1299 में उल्लू खां, नुसरत खां और अल्प खां के नेतृत्व में हमला हुआ है, उस हमले में ये अलाउद्दीन के कोई भी सेनापति रणथंभौर दुर्ग को आपके जीत नहीं पाया है। तो एक प्रकार से जो 1299 का जो हमला है वे असफल हो गया। इसी असफलता का दाग मिटाने के लिए सन 1301 में पुनः एक हमला किया गया और इस हमले में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आपके रणथंभौर की ओर आया। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में उनका दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो भी था। अमीर खुसरो ने इस संपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में। खजाइन उल फतूह में अमीर खुसरो लिखता है कि जो आपके हमीरदेव चौहान हैं, उनके जो सेनानायक है रणमल, उनके जो सेनापति है रतिपाल और एक अन्य सैन्य अधिकारी सुरजन सिंह, इन तीनों को जागीरों के आपके प्रलोभन में अपनी ओर मिला लिया। और अपनी ओर मिलाने के बाद में इसे जो गिरी दुर्ग या वन दुर्ग है, इस पर अधिकार करने के लिए कई सारे यंत्रों या कई सारा आपके हम कह सकते हैं कि हथियारों के माध्यम से इस दुर्ग को जीतने का प्रयास किया है। कई बार परीक्षा में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो यंत्र प्रयुक्त किए गए हैं उनसे जुड़े प्रश्न आ जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर 4 प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया है: पासेब, गरगच, अरादा और मगरबी। पासेब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक पहाड़ी है, अब इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जो आपके पत्थरों या फिर किसी अन्य पदार्थों के जो आपके चबूतरे बनाए जाते हैं ताकि किले की दीवार को लांगा जा सके, तो जो चबूतरे बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं पासेब। फिर एक पत्थर फेंकने वाला यंत्र, उसको बोलते हैं आपके अरादा। इसी प्रकार जो ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला यंत्र है उसको बोलते हैं मगरबी। तो ये पासेब, गरगच, अरादा और मगरबी, इन यंत्रों का प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के विरुद्ध किया। इसी प्रकार हमीरदेव चौहान ने भी कुछ यंत्रों का प्रयोग किया था, जिनमें एक का नाम है आपके मंजनिक और दूसरे का नाम है डेकोली। ये पत्थर फेंकने वाले यंत्र है। तो इस प्रकार से 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना और आपके हमीरदेव चौहान की सेना के बीच में प्रत्येक संघर्ष हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी खुद आया था। और इसके परिणाम क्या निकले कि 1301 में दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? आपके अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इसमें हमीरदेव चौहान और उनके भाई वीरमदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हुए। हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी और उनकी पुत्री देवल देवी ने पद्म तालाब में जोहर किया। आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि राजपूतों में विशेष प्रकार की प्रथा थी कि जब युद्ध होता था और जब जीत की आशा नहीं होती थी, तो जो महिलाएं होती थी वह अपने सतीत्व की सुरक्षा करने के लिए जल में या अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। उस घटना को आपके जोहर कहा जाता है। यह आपके राजस्थान का प्रथम जल जोहर माना जाता है। इस बात के आप ध्यान रखेंगे। विजय के उपरांत में, क्योंकि नुसरत खां की तो मृत्यु हो चुकी है, तो आप ध्यान रखेंगे विजय के उपरांत में इस दुर्ग का जो प्रशासक बनाया गया है वो उल्लू खां को बनाया गया है। तो कई बार परीक्षा में इस संबंध में सवाल पूछ लिए जाते हैं। और 1301 में रणथंभौर दुर्ग पर आपके अलाउद्दीन खिलजी के आपके अधिकार हो गया। इस अधिकार करने के बाद में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने महमूद शाह और केहबर को बुलाया और उनसे पूछा गया कि अगर आपकी चिकित्सा करवा दी जाए और आपको माफी दे दी जाए तो आप भविष्य में क्या करोगे? तो ये दोनों कहते हैं कि हम सबसे पहले हमीरदेव चौहान से जुड़े किसी वंशज के जो बालक हैं उसको रणथंभौर का राजा बनाएंगे, बाद में आपकी हत्या कर देंगे। तो इस बात से अलाउद्दीन खिलजी चिढ़ गया और उसने महमूद शाह और केहबर की हत्या करवा दी। जो रणमल और रतिपाल है उनको कहा गया कि जब आप अपने स्वामी के स्वामी भक्त नहीं हो सकते तो आपके स्वामी के शत्रु जो मैं हूं, आप मेरे स्वामी भक्त कैसे हो सकते हो?
और अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल की भी हत्या करवा दी। तो इस प्रकार से जो मोहम्मद शाह है, केहुब्र है, रणमल है और रतिपाल है, उसकी कहानी भी इस युद्ध के बाद समाप्त होगी। जब इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई, तब अमीर खुसरो ने एक घोषणा की कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोध। अमीर खुसरो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो धर्म की सुरक्षा करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी, और उसकी जो विरोध करने वाला है वो हमीरदेव चौहान। तो आज हमीरदेव चौहान की मृत्यु हो चुकी है, तो जो धर्म विरोध का जो गढ़ है रणथंबोर, वो आज किसका घर हो गया? आपके इस्लाम का घर हो गया। मतलब उस पर अलाउद्दीन खिलजी का आपके अधिकार हो गया। लेकिन हालांकि इस दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने जरूर जीता है, लेकिन जो आपके हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश के इतिहास में जो प्रसिद्धि पाई है वो हमीरदेव चौहान ने पाई है, और वो अपने शरणागत वात्सल्य के लिए इतिहास में अमर हो गए। इन्हीं के लिए कहा जाता है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली पले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तो शरणागत की अपनी मृत्यु पर्यंत कैसे सुरक्षा की जाए, इसका हमें उदाहरण रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान के मामले में नजर आता है। अब हम देखेंगे आगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जब हम मध्यकाल में आगे बढ़ते हैं, तो मुगल काल में इस दुर्ग पर राणा सांगा का अधिकार था, और राणा सांगा ने दुर्ग आपके रानी कर्मावती को दिया था, और राणा कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह के साथ निवास करने लगी थी। जब हम देखते हैं कि राणा सांगा की मृत्यु हो गई और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर हमला किया था, तो उस हमले को रोकने के लिए कर्मावती ने 1533 में ये दुर्ग आपके गुजरात के शासक बहादुर शाह को दे दिया। जब मुगल काल में हुमायूं पराजित हुआ शेरशाह से, तब 1542 में शेरशाह सूरी का इस दुर्ग पर अधिकार हो गया। लेकिन शेरशाह सूरी के बाद जब वापस हम देखते हैं कि जब मुगलों में अकबर का शासन आपके प्रारंभ होता है, तब बूंदी के राव सुरजन हड़ा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और 1569 में ये दुर्ग किसके पास चला गया? आपके मुगल सेना के पास चला गया, मुगल वंश के पास चला गया। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार ये वंश प्रारंभ में चौहानों के पास था, फिर अलाउद्दीन खिलजी के पास था, फिर बहादुर शाह के पास था, फिर शेरशाह सूरी की ओर गया, और अंत में आपके मुगल वंश की ओर आया। जब अकबर ने इस दुर्ग पर अधिकार किया, तो उसने यहाँ पर एक शाही टकसाल खोली, रणथंबोर में शाही कारागार भी स्थापित किया, और जो अजमेर सूबा है, हम सब जानते हैं मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण इकाई होती है सूबा, और सूबा के नीचे होते हैं सरकार सूबे का मतलब ये हो सकता है एक प्रकार का प्रांत, और सरकार का मतलब हो गया प्रांत के अंदर आने वाले जिले। तो उस समय जो प्रांत था, जो सूबा था, वो अजमेर था, और अजमेर सूबे में रणथंबोर को एक प्रकार से सरकार अर्थात जिला घोषित किया था। तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जब हम आगे देखते हैं कि जयपुर के अंदर सवाई जयसिंह का शासन था, तब आपके इस दुर्ग पर आपके जयपुर के जो कछुआ वंश के शासक उनका अधिकार हो गया, और आदि तक इस दुर्ग पर आपके जयपुर के कछुआ वंश के शासन का ही अधिकार रहा। हालांकि बीच में जब मराठे राजस्थान की ओर आए, तब मराठों और जयपुर रियासत के मध्य इस दुर्ग पर अधिकार को लेकर एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध को इतिहास में काकोड़ युद्ध या उनियारा युद्ध आपके कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस दुर्ग से जुड़ी हुई जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, जितनी भी ऐतिहासिक बातें हैं, उन सारी बातों को पढ़ने का प्रयास किया है। और इस दुर्ग से जुड़ी हुई एक और बात भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि सन 2013 में जो यूनेस्को, एक जो आपके वैश्विक संगठन है, उसने विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो राजस्थान के 6 गिरी दुर्ग आप शामिल किए हैं, उनमें से एक दुर्ग आपके रणथंबोर का दुर्ग भी है। तो इस प्रकार साथियों, आज की इस कक्षा में हमने जो रणथंबोर दुर्ग है, उस रणथंबोर दुर्ग की हमने अवस्थिति देखी, उसकी भौगोलिक विशेषताएं देखी, भौगोलिक विशेषताओं को किस प्रकार से काव्यात्मक रूप में वर्णित करने का प्रयास किया है, निर्माता, उपनाम, दुर्ग में स्थित स्मारक जिसमें प्रवेश द्वार है, महल है, जलकुंड है, मस्जिद है, मंदिर है, छतरियां हैं। इसके बाद दुर्ग की ऐतिहासिकता है कि किस किस वंश ने किस किस प्रकार से इस दुर्ग पर आपके अधिकार रखा है, और सबसे अंत में हमने देखा कि किस प्रकार से आज भी दुर्ग जो ऐतिहासिक प्रमाणों को रेखांकित करने का प्रयास कर रहा है, और ये दुर्ग हमारे राजस्थान में अमर हो गया। अब अगली कक्षा में हम इस दुर्ग से जुड़ी हुई जितने भी आपके हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इस दुर्ग से जुड़े हुए हैं, जो पिछली परीक्षा में आ चुके हैं, ये जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके आने की संभावना बनी रहती है, उनको करने का प्रयास करेंगे। और उसी कक्षा में हम आरएस मेंस में दुर्गों से जुड़े हुए, विशेष तौर से रणथंबोर दुर्ग से जुड़े हुए कैसे प्रश्न पूछ जाने की संभावनाएं हैं, तो उन प्रश्नों की हम देखने का प्रयास करेंगे। इस कक्षा में हमने एक दो जगह ऐसा हमने जो हमीरदेव चौहान हैं
उसके नाम के आगे मैंने राणा शब्द त्रुटिवश बोल दिया है। हम सब जानते हैं जो राणा शब्द है वो मेवाड़ के शासकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ना कि आपके चौहान शासकों के लिए। तो आप उस बातों को नजरअंदाज कर दीजिए और अगली कक्षा में हम इस दुर्ग से जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और जितने भी सब्जेक्टिव पेपर में आने वाले प्रश्नों की संभावना रहती है उन सबको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।